Hi everyone. As far as we have discussed in all previous slides, that Government of India has implied the Digital Personal Data Protection Act in India, and every company has to comply by the end of May 2027. Technically, since the financial year closes at 31st of March 2027, so therefore each company has to comply by 2027. इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो टाइमलाइन है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के कंप्लायंस का वो उसको एक्सटेंड नहीं करने वाले, यानी कि हर कंपनी चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है उनको इस एक्ट का कंप्लायंस करना है। अभी एक्ट है क्या, इसके रिगार्डिंग हमने काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी हैं, प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, आपको उससे काफी समझ में आ जाएगा। अगर मुझे समराइज करना हो तो देखिए, अब तक आप कोई भी पर्सनल डाटा किसी भी तरीके से कलेक्ट कर लेते थे, चाहे व्हाट्सएप से आपकी सेल्स टीम कर रही है, किसी भी मॉड्यूल से। अब वो इतना इजी नहीं है। आप डेटा को कलेक्ट करने का, उसको स्टोर करने का, कलेक्ट करते वक्त सामने वाले की कंसेंट लेने का, इसका सारा मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए वो डिफाइन है नए एक्ट में। साथ ही साथ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को कोई डेटा ब्रीच होता है, डेटा स्टील होता है या आपके ऊपर हैकिंग अटैक होता है, उसकी ऑब्लिगेशन भी आपके ऊपर है। जैसे ही इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरीके से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेबी की तरीके, जिस तरीके से सेबी है उसी तरीके से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब इस एक्ट के सेक्शन 8 में एक बड़ी कॉमन चीज बोली गई है कि हर कंपनी को इंश्योर करना है कि उन्होंने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स लिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंक्रिप्शन को और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है नेटवर्क सिस्टम्स को और फायरवॉल को, जो कि वन ऑफ द पार्ट है रीजनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल में। उसी में वन ऑफ द अदर एलिमेंट है टू एंश्योर कि डेटा इज रीजनेबली सिक्योर्ड एंड कंट्रोल्ड इज एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? प्लेन लैंग्वेज में इसका मीनिंग हुआ आपके कंपनी में किस डोर की कीज किसके पास रहने वाली है। सिंपली मीन्स कि आपने किसी एक इंडिविजुअल को एक की दे दी थ्रू विच दैट इंडिविजुअल कैन लॉक एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द कंपनी। या फिर आपने एक्सेस को कंट्रोल किया, इंडिविजुअल्स को बेस्ड अपॉन उनको किस डेटा की रिक्वायरमेंट है उतना ही उनको एक्सेस कंट्रोल दिया। सो इन अ प्लेन लैंग्वेज, who inside your company can open which door? Individual logins, role-based permission, multi-factor authentication, admin privileges, levers and logs, and why it is core evidence of reasonable security safeguards under the DPDP Act. अब मान लीजिए सेल्स का आपका सेल्समैन है अमित, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कंट्रोल दे रखा है, लॉगिन दे रखा है। अब अमित को सेल्स के पर्पस के लिए क्या चाहिए? कस्टमर का नेम, फोन, ईमेल, इतने डाटा तक का तो अमित के पास एक्सेस है। अब अमित के लिए पैन और बैंक डिटेल्स या आधार का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने एक्सेस डिनाई कर दिया। सिमिलरली आपने एक एक्सपोर्ट फुल कस्टमर डाटा आपने कर रखा है जो कि खाली एडमिट लॉगिन कर सकता है। अब इसमें आपने एक्सेस कंट्रोल किया है, आपने एक ही इंडिविजुअल को कंपनी के सारे डाटा का एक्सेस नहीं दे रखा है। And this is the one of the critical measure to ensure through which you can protect the data of the organization. अब इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि डिफरेंट लॉक्स आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट रूम्स के लिए। So think of access control as putting different locks on different rooms for your office. Not every employee hold the key to every room, and not every employee should be able to open every record of personal data. जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। अब एक पूअर सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या माना जाएगा? 100 एम्प्लॉइज हैं। अब इन पूरे 100 एम्प्लॉइज को आपने एक्सेस दे रखा है 1 लाख कस्टमर के डाटा का, जिसमें नाम, फोन नंबर, पैन, आधार, पेमेंट्स। एंड नाउ विद वन केयरलेस क्लिक बाय एनी एम्प्लॉय पूरा डेटा स्टील किया जा सकता है, या फिर आपका वन अनहैप्पी एम्प्लॉय वो पूरा डेटा लेके जा सकता है। रियल एस्टेट कंपनीज में काफी ये कॉमन पाया जाता है।
देन द बेटर सिस्टम इज कि आपने 100 एम्प्लॉइज हैं, डिफरेंट रोल्स के हैं, डिफरेंट परमिशंस दी हुई है और मिनिमम नेसेसरी डाटा उनका एक्सेस आपने उनको दिया है। सेल्स वालों को सेल्स तक का दिया है, एचआर वाले को अकॉर्डिंगली डाटा दिया है, ऑपरेशंस वाले को अकॉर्डिंगली अपने डाटा, जितना जरूरत उतना डाटा का एक्सेस आपने उन लोगों को प्रोवाइड करवाया। So the reception is open to everyone. Records room needs a named key. Strong room needs 2 keys and a register. General info, this is open to staff. Contact data, ये role based holders के पास ही है। पैन, आधार, नेम ब्लॉक एक्सेस, पेमेंट्स के लिए फाइनेंस प्लस ऑडिट ड्राइव। आपको इंश्योर करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्रिटिकल डेटा के लिए, और किसने सिस्टम में लॉगिन्स किया है। मान लीजिए कोई फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम है, उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ लॉगिन्स मेंटेन हो रहे हैं, लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास सारा डेटा नहीं है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉय के पास आपने सारा डेटा नहीं दिया है। दिस इज दी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द एक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। One person, one login. So every person gets their own login ID. The moment credential are individual, every action in the system has name attached to it. अब यूजली ये होता भी है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें भी लैप्स पाए जाते हैं कि हर इंडिविजुअल को आपने एक सेपरेट लॉगिन आईडी दिया है, अपने स्टैंडर्ड लॉगिन आईडी नहीं अलॉट किया है, और हर लॉगिन आईडी का एक आपने पासवर्ड्स जो उनको अलाउ किए हैं या फिर परमिट किए हैं, वो स्टैंडर्ड पासवर्ड्स भी नहीं किए हैं। अब सेल्स मान लीजिए कि नेम्ड अकाउंट है, जो सेल्स इंडिविजुअल है अमित, ये सेल्स सीआरएम का ही एक्सेस कर सकता है। एचआर जो है वो एचआर रिकॉर्ड्स का कर सकती है, और अकाउंट्स है वो फाइनेंस डाटा का ही एक्सेस कर सकता है। सो द कंपनी ऑलवेज कीप्स टू एक्सेस व्हाट, और ये किस टाइम में सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, इनकी डिटेल से किसने किस वक्त किस पर्पस के लिए क्या डाउनलोड किया, क्या सिस्टम को एक्सेस किया, दिस कैन बी इजिली ट्रेस्ड बाय कंट्रोलिंग द लॉगिन डिटेल्स ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। एंटी पैटर्न क्या है कि कंपनी एडमिन ने एक ही पासवर्ड रखा है और ये यूजर नेम और पासवर्ड कंप्लीटली सबके साथ शेयर कर रखा है। सो दिस इज समथिंग विच इज डेंजरस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड एज ए सेड, एक्सेस फॉलोज द जॉब्स। A real estate company CRM holds customers' name, phone number, email, PAN, आधार, property details and payment information. अब हर इंडिविजुअल को इसकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्स वाले के लिए क्या जरूरत है, नेम, फोन नंबर, ईमेल, प्रॉपर्टी क्वायरी, एंड दे डू नॉट नीड आधार, पैन, बैंक पेमेंट। सीआरएम के लिए क्या जरूरत है, कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल, एंड देन फॉर देम द पैन, आधार and the payment information is not required, which is required for the finance team, और entire database इनके लिए required नहीं है। तो आपने क्या किया है, एक्सेस को कंट्रोल किया है, हर इंडिविजुअल को उतना ही डेटा दिया है, उतने डेटा का ही एक्सेस दिया है जिसकी रिक्वायरमेंट उन्हें है। अब नाउ द रोल्स ऑन पेपर एंड परमिशन इन द सिस्टम्स। सेल्स एग्जीक्यूटिव को सीआरएम अलाउ है, सीआरएम का एक्सेस अलाउ है, कस्टमर के फोन नंबर से अलाउड है, पर उन्हें पैन, आधार का एक्सेस नहीं दे रखा, फाइनेंस डाटा का भी एक्सेस नहीं दे रखा। सिमिलरली एचआर, फाइनेंस, आईटी, इन सब का आपने डाटा रिड्यूस कर रखे हैं टू द पर्पस जिनकी इन्हें रिक्वायरमेंट है, उसके बियॉन्ड आपने इनको डाटा का एक्सेस नहीं दे रखा है। अब इंप्लीमेंट आईडी क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट 365, एंट्रा आईडी, गूगल वर्क स्पेस, सीआरएम, ईआरपी, एचआरएमएस, आप इसके डेटा मैनेजमेंट टूल्स, and the administrator creates roles and permission once, and every new joiner is then dropped into role, not hand granted access system by system. So stolen password should not be enough. Passwords get easily phished, guessed and reused. Multi-factor authentication adds a secondary factor. सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब ये मल्टी फैक्टर ओटीपी के थ्रू भी हो सकती है। आपने किसी को सिस्टम एक्सेस बेस्ड अपॉन देयर फेस या फिर थंब इंप्रेशन दे रखा है। सो पासवर्ड अलोन नो लॉन्गर ओपन्स द डोर्स, इट इज समथिंग वेयर अ एम्प्लॉय नीड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी थ्रू अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम मान लीजिए एक सिस्टम एक्सेस लिया किसी एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय का पासवर्ड थ्रू अ फिशिंग अटैक स्टील कर लिया गया, इट वाज वेरी इजी फॉर अटैकर टू गेट द इंफॉर्मेशन। उसमें भी अगर आपके एक्सेस कंट्रोल्स हैं तो हैकर उतना ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर पाएंगे जितना आपने उन्हें हैंड ओवर किया है।
एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे। एंड नाउ द सेकंड फैक्टर इज वेयर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज एनेबल्ड, जहां पर आप लॉगिन ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप मैंडेटरी करोगे, एंड बेस्ड अपॉन दैट अटैकर्स के लिए इतना इजी नहीं होगा डेटा को स्टील करना। मान लीजिए अब ये डेटा अब इस एक्ट के आने के बाद स्टील हो जाए और लेटर ऑन पाया जाए कि आपने कोई डेटा प्राइवेसी या कंप्लायंस भी नहीं किया है, डेटा ऑडिट भी नहीं करवाया, रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं लिया, और इवन अटैक होने के बाद किसी को बताया भी नहीं है, तो अब ये मजाक नहीं है। 50 CR से लेकर 250 CR तक का पेनल्टी लग सकता है, और ये इंडिया के किसी भी स्टैट्यूट में नेम्ड अमाउंट का सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है। सो वेरी फ्यू पीपल होल्ड्स द मास्टर कीज। आप कंट्रोल एक्सेस आपने लिमिट कर दिया है। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय को आप सारा एक्सेस नहीं दे सकते हो, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। आप गुड एडमिन हाइजीन क्या है कि आपने फ्यू हैंडफुल नेम्ड एडमिन अकाउंट्स क्रिएट करे हैं, डोजन अकाउंट्स नहीं क्रिएट किए हैं। आपने सेपरेट एडमिन यूज अ नॉर्मल अकाउंट फॉर डेली वर्क एंड द एडमिन अकाउंट ओनली व्हेन नीडेड। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने मेंटेन किया है, और company is recording every admin action and it is reviewed on time and again basis to ensure that data of the organization is protected. So the moment any employee leaves the organization, he or she informs the HR and IT, and thereafter their access should be denied immediately on email, CRM, VPN, and shared devices and all accounts. And the asset should be recovered from them. That includes laptop, phone, ID cards, and token data. So now it will be very interesting. इंडिया में बहुत कॉमन केसेस हैं कि एम्प्लॉयज लैपटॉप साथ ले गए और उसके बाद सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच के केसेस ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में चल रहे हैं। नो दैट इज एब्सोल्युटली वेरी क्रिटिकल। अब वो इतना इजी नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहाँ कंपनीज एम्प्लॉयज को तो टारगेट कर रही है for damages, but at the same time, now under this act, primarily company is now responsible for this data. So the system should record 4 things about every touch on personal data. When breach is suspected, these logs are investigated. Who accessed the data, their name, individual account, which is why slide 3 we have discussed matters. When did they access it? What did they access or change? Was anything downloaded or deleted? So this should be maintained in order to avoid any data breach. अब एक्सेस कंट्रोल, लूज एक्सेस कंट्रोल की वजह से ही कुछ प्रीवियस टाइम्स में बड़े साइबर अटैक्स ग्लोबली देखे गए हैं, उसमें उबर एंड देन देयर इज अनदर कंपनी, I'm forgetting their name. Their data was also stealed on account of loose access control. So never grant once and forget. Access rights, people changes roles, projects end, vendors finishes, but permissions stay behind unless someone reviews them. तो किसको आपने किस डाटा, किस ईमेल, किस सिस्टम्स की परमिशन दी है, इट इज मैंडेटरी कि उसका एक टाइम अगेन ऑडिट हो, और आप इस चीज को चेक करें कि आपने रोल बेस एक्सेस को रिव्यू करके रिन्यू किया है या नहीं किया, या उनका एक्सेस कंटिन्यू हो. For example, an employee from sales moved to marketing. Their new roles needs campaign tools, not the sales customer database. Unless the review removes it, the old access remains month after month. Someone in marketing can still read every lead's phone number and inquiry history. So multiply that by every transfer over 5 years and role-based access exists only on paper. अब सेक्शन 8 सब क्लोज 5 बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स ले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डाटा, एंड इट ऑल्सो सेज दैट प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा यूजिंग रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स. अब इसमें कहीं स्पेसिफिकली एक्सेस कंट्रोल को ये नहीं बोला गया है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना, but at the same time this comes within the explanation of reasonable security control through which a company ensures the protection of data. So don't ask, do you have access control? In a DPDP compliance exercise, ask 10 questions. Who can access personal data? What category of data they can access? Why do they need that access? Is multi-factor authentication is enabled?
Are administrator privileges restricted? Are access logins maintained? Is access removed when employee leave? Is access periodically reviewed? Can employee bulk download / export personal data? Are third party and vendor account controlled? So these are the 10 questions in order to ensure whether the organization is having a loose access control or not. Every organization to need to ask itself, or this is again one of the part of the data privacy audit also. So Act not typically says that role-based access control. It says that we have to protect. And when we have to say protect, so access control itself turns into the one of the important